प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य धूम के पक्के थे। वे कभी भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे और ना ही हारते थे। जो उन्होंने वचन दे दिया, जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जी जान लगा देते थे। और यही हुआ। 4 बार वे उस वेताल को पकड़कर लेके आए, पर रास्ते में वेताल कुछ ऐसी कहानी सुनाता जिससे कि महाराज विक्रमादित्य को बोलना ही पड़ता, क्योंकि न्याय करने में अत्यंत दक्ष थे। और कोई न्याय की याचना करे, सत्य क्या है जानने की जिज्ञासा अभिव्यक्त करे, और उनको आते हुए भी वे ना बताए, तो कैसे संभव है? वे अपने आप को इस तरह से कदापि देख नहीं सकते कि मुझे आते हुए भी मैं किसी को बताऊं नहीं। खैर, इस बार भी वेताल को जबरदस्त पकड़ा और फिर से उस योगी की तरफ जाने के लिए उद्यत हुए। रास्ते में वेताल ने फिर से अपनी बात शुरू की और कहने लगा कि विक्रम, इतना लंबा रास्ता कैसे पार करेंगे? तुम तो बोल नहीं सकते। चलो, मैं ही तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। एक राजा का बेटा वज्र मुकुट और दीवान का बेटा, ये दोनों बहुत दोस्त थे, गहरे दोस्त। साथ में खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ साथ में करते थे। यहाँ तक कि शिकार के लिए भी कोई अकेला नहीं जाता था। दोनों की मित्रता की घनिष्ठता पूरे नगर में चर्चा का विषय थी। एक तरह से ऐसा भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 2 जिस्म एक जान थे। वज्र मुकुट को एक दिन दीवान का लड़का घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर लेके गया जो कि अत्यंत रमणीक था, काफी दूर था। उनकी नगर सीमा से बहुत आगे निकल चुके थे, पर दीवान का लड़का कई बार वहां जा चुका था और इसे हर बार कहता था कि तुम चलो वहां, पर ये मानने को तैयार नहीं थी। आखिर आज जब वहां का रमणीक दृश्य देखा तो बस देखता ही रह गया। वज्र मुकुट ने कहा कि वाह, सचमुच में ये जगह तो स्वर्ग से भी सुंदर है। दीवान के लड़के ने कहा कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो। चलो, अभी आराम से यहाँ पर गपशप लड़ाएंगे। थकान महसूस हो रही थी। दीवान के लड़के ने कहा, मैं तनिक विश्राम कर लेता हूँ पेड़ के नीचे। राजकुमार ने कहा, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। और राजकुमार घूमने के लिए थोड़े से आगे की ओर निकल गए। आगे निकले तो देखा कुछ सहेलियां आंख पर पट्टी बांधकर, जिसका नंबर आता था, वो अपनी सहेली को ढूंढती थी। और सहेली पहेली पूछती थी और उस पहेली का उत्तर यदि कोई नहीं दे पाया तो उसे ढूंढना पड़ता था। जिसकी भी बारी थी, ये पेड़ के पास खड़ा सारा दृश्य, इनका खेल देख रहा था, छुपम छुपाई का। सहेलियां इतस्ततः हो चुकी थी। ये ढूंढते ढूंढते आई और इसने राजकुमार को पकड़ लिया। पर जैसे ही कठोर वक्षस्थल
और शारीरिक संगठन, कुछ महिलाओं से अलग स्पर्श महसूस होते ही उसने अपनी आंखों की पट्टी खोली तो सभी लड़कियां, सभी सहेलियां इकट्ठी हो गई और खिलखिलाकर हंसने लगी कि देखो इसने किसको पकड़ लिया। खैर, जो भी ये सुंदरी थी, अत्यंत आकर्षक इसका चेहरा था, मोहिनी सूरत थी। राजकुमार ने प्रश्न पूछ लिया, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? कहाँ रहती हो? आपके पिताश्री क्या करते हैं? सकुचाई और अपनी सहेलियों की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या बता दूं इन्हें मेरा सब कुछ? सहेलियों ने कहा, हाँ बता दो। लड़की ने एक पुष्प तोड़ा, पद्म कमल, उसे तोड़कर अपने दिल से लगाया और कहा, ये मेरा नाम है। सहेलियों की तरफ फिर से उसने देखकर कहा कि बता भी दो। सहेलियां बोली कि तुम रहती कहाँ हो, कहाँ से हो? उसने कहा बता दो, बता दो। उसने अपने कान का झुमका निकाला और अपने पैरों के नुपुर को टच किया और कान का झुमका फेंक दिया। उसने कहा, ये मेरा निवास स्थान है, ये मेरे गांव का पता है। आपने पूछा ना कहाँ रहते हो, कहाँ के हो, तो मैंने जवाब दे दिया। राजकुमार के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सहेलियां फिर से बोली कि तुम्हारे पिताजी का नाम तो बता दो, नहीं तो इतने बड़े नगर में कहाँ ढूंढेंगे किसकी बेटी है। अच्छा, ये भी बता देती हूँ, यदि इनका सच्चा प्रेम होगा, दिल में मेरे लिए जगह होगी, तो ये जरूर मेरे को ढूंढते ढूंढते हमारे नगर में आ जाएंगे। नहीं तो समझ लूंगी इनमें अक्ल भी नहीं है। उसने अपना दांत की तरफ इशारा किया और फेंक दिया, ये मेरे पिता का नाम है। राजकुमार सोचने के लिए मजबूर हो गए, आखिर ये क्या पहेलियां बुझा रही है, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वज्र मुकुट वहां से निकले और अपने मित्र के पास आए। मित्र से कहने लगे कि मित्र, अभी अभी मैं घूमने गया तो मैंने देखा कई सहेलियां आपस में छुपम छुपाई का खेल खेल रही थी और उसने समस्त हकीकत बता दी। पर कहा उसने अपना नाम पुष्प को लेकर दिल से लगाया तो क्या हो सकता है? कमल, पद्म, जलज, नीरज, कई नाम हैं। दिल पे लगाया, अंतस्थ, हृदयवत, पद्मावती या कमलावती नाम होना चाहिए उसका। पद्मावती कितना सुंदर नाम है ना, वज्र मुकुट ने कहा। फिर उसने नगर का नाम बताते हुए कहा, अपना कानों का कुंडल निकाला और अपने नुपुर से टच करके फेंक दिया। कानों का आभूषण, कर्णाभूषण, कान, कर्ण, नुपुर, नुपुर, कर्णपुर, कर्णपुर की है वो। वाह, कर्णपुर तो नजदीकी है यहाँ से। क्या पहेली बना दी है उसने और अपना नाम वाम सब कुछ बता दिया। पर तीसरी बात उसने कहा, पिता कौन? तो उसने जवाब में दांत उखाड़ के ऐसा फेंक दिया, इशारा ऐसा किया, दांत
दंत उखाड़ने वाला, उसके पप्पा जरूर दांत उखाड़ के फेंकने वाले, मतलब दंत वैद्य है, दांतों के बड़े वैद्य है। अब हमें आसानी से उसका पता मिल गया। तो चलो ना मित्र, हम चलते हैं, कर्णपुर जाते हैं और पद्मावती को ढूंढते हैं। अब तो आसानी से उसका एड्रेस भी हमारे पास आ गया है। वो तो दंत वैद्य की बेटी है। और दोनों मित्र, वज्र मुकुट और दीवान का लड़का, कर्णपुर पहुंच जाते हैं, वेश बदल लेते हैं और एक बुढ़िया के घर के पास आकर बोलते कि माँ जी, यहाँ पे कुछ रुकने के लिए धर्मशाला वगैरह है क्या, जहाँ पर हम 3-4 दिन आराम से रुक सकते हैं। वृद्धा ने कहा कि भाई, लगता है तुम परदेसी हो, कहाँ से आए हो? बस माँ जी, शहर घूमने के लिए आए हैं। एक काम करो ना, इधर उधर रुकने के बजाय मेरे घर पे ही रुको। जो तुम दूसरों को दोगे वही चीज मुझे दे देना। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भर दी। इस वृद्धा के यहां पर वे आ गए। वृद्धा भी बड़ी दयालु स्वभाव की और शिष्टाचार निभाने वालों में से थी। बातों बातों में इस वृद्धा ने पूछा, या इस शहर में तुम किसी को जानते हो क्या? तो वृद्धा के सवाल को जानकर, समझकर अचानक वज्र मुकुट के मुंह से निकला, हाँ, यहाँ पे कमलावती, पद्मावती जो है उसे हम जानते हैं। कौन कमलावती, कौन? अरे उसके पिताजी दंत वैद्य ना, दांत उखाड़ते हैं। ओ, दंत वैद्य की वो पद्मावती है, कमलावती नहीं। हाँ, आई, उसे हम जानते हैं। अरे उसको तो मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। दरअसल वैद्यराज जी की पत्नी जैसे ही पद्मावती पैदा हुई, वो स्वर्गवासी हो गई और मुझे उसकी दाय के रूप में रख लिया गया। उसकी सेवा, शुश्रूषा, उसका लालन पालन, उसको खाना खिलाना, सब कुछ उसका काम मैं करती थी। अब तो बड़ी सयानी हो गई, बहुत सुंदर भी हो गई और बहुत बुद्धिमान भी है। उसकी जैसी रूपवती हमारे इस नगर में कोई नहीं। अच्छा, तो आप हमारा संदेश उस तक पहुंचा दोगी और समस्त स्थिति को दीवान के लड़के ने और वज्र मुकुट ने, अर्थात राजकुमार ने सुना दिया। दोस्तों, ये महिला जाती है वहीं पर जो कि उसे अपनी मां समझती थी और पद्मावती के घर उसका आना जाना वैसे होता ही रहता था। जैसे ही वो आई तो पद्मावती उठ खड़ी हुई और कहने लगी, माँ जी, आज आप अचानक कैसे? उसकी सहेलियां भी बैठी थी। उसने कहा कि बेटा, एक दिन पहले जब तुम छुपम छुपाई का खेल खेल रही थी तो तुम्हें किसी राजकुमार ने देखा था। तुमने उसे पकड़ लिया था। वही राजकुमार तुम्हें ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते यहाँ पर आ चुका है तुमसे मिलने के लिए। सच? हाँ। पद्मावती बोली कि मैं तो जानती थी वो जरूर आएंगे। सहेलिया भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। लगता है तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है। तो कब मिलना है? कब उन्हें लेके आऊं? नहीं, अभी और एक पहेली का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा, तब मैं मिल पाऊंगी उनसे। उसने अपनी सहेली से चंदन का लेप जो उसके पैरों तले लगा रहे थे वो थाली मंगाई और चंदन के लेप में अपनी उंगलियां चारों डुबोई और उसके गाल के ऊपर रख दी।
वृद्धा समझी नहीं। इतना ही नहीं, अपनी सहेलियों से कहा कि इसे पीछे वाली खिड़की से रवाना कर दो। वृद्धा को उधर से रवाना करने की बात आई तो उसने कहा, पर मैं समझी नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है माँ जी, ये तो वो समझेंगे यदि बुद्धिमान होंगे तो। ये घर पर आ गई। घर पर आकर इसने सारी स्थिति इन दोनों से अवगत कराई। राजकुमार वज्र मुकुट के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो चिल्ला पड़ा कि क्या लड़की है, हर बार पहेलियों में ही बात करती है, सीधे मुंह बात नहीं कर सकती क्या? दीवान के लड़के ने कहा, मित्र, सचमुच में वो बहुत बुद्धिमान है। हम सोचते हैं ना, उसने आखिर क्या संदेशा भिजवाया है। तो इस महिला ने अपना गाल आगे कर दिया, कहा कि चंदन की 4 उंगलियां डुबो के उसने मेरे को लगा दिया और खिड़की में से निकाल दिया, मेन रास्ते से जाने नहीं दिया। सोचते सोचते दीवान का लड़का आखिर पहुंच गया। उसने कहा, चंदन, चांदनी, 4, चतुर्थी, चौथ, अलग अलग चांदनी रात, चतुर्थी की बराबर 4 दिन बाद 4 उंगलियां। उसने कहा, मित्र, आज अमावस है और 4 दिन के बाद चतुर्थी है, वो भी 4, और 4 दिन के बाद भी 4 दिन के बाद चांदनी रात में खिड़की से तुम्हें उसने बुलाया है। वज्र मुकुट के चेहरे पे तो मुस्कान आ गई। बुढ़िया भी समझ गई, हाँ, इसका उत्तर तो यही है। 4 दिन का इंतजार करने लगे। चौथे दिन बड़ी सीढ़ी लेकर दोनों पहुंचे और दीवान के मित्र ने उसको सीढ़ी के सहारे खिड़की तक पहुंचा दिया। इसने खिड़की ठक ठक करके बजाई। इसी की 2 सहेलियों ने खिड़की खोली और इसको अंदर ले लिया, अर्थात वज्र मुकुट जी अंदर आ गए और उसे देखते ही बोले, पद्मावती। आलिंगबद्ध हुए। दोनों मिलकर बातें करने लगे। इसने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तुम्हारे बिना मैंने कैसे सफर तय किया और यहां तक पहुंचा हूं मैं ही जानता हूं, पर अब तुम यहाँ से चलो। तुम्हारे पिताजी से मैं मिलता हूँ, उनसे सारी बात बताता हूँ और तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आए हो और इतना जल्दी जल्दी बोल के जाना कहाँ है, रुको। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। वज्र मुकुट जी वहीं पे रह गए। उसके पिताजी से भी उसकी बात हो गई। अब इधर दीवान का लड़का चिंतित हो गया कि 3 दिन हो गए, हम तो सिर्फ 4 दिन का कह के आए थे, घर पे शिकार के लिए जा रहे हैं, चौथे 5वें दिन आ जाएंगे, अब कैसे क्या होगा। गए मिलने, खुद उसी गवाक्ष में से, उसी खिड़की में से अंदर आए और उन दोनों को प्रेम के अंदर मग्न देखकर आराम से वार्तालाप कर रहे थे दोनों। हाथ जोड़कर दीवान के लड़के ने पद्मावती की तरफ देखते हुए कहा, होने वाली भाभी को प्रणाम हो। वज्र मुकुट ने भी कहा कि देखा, यही है वो मेरा मित्र जिसके बारे में मैं तुम्हें अक्सर कई बार बोल चुका हूँ। भाई, वो तो सब सही है, पर आज चौथा दिन हो गया है, हमें घर जाना है। क्या तुम यहीं स्थायी रहने के लिए आ गए हो? अब फटाफट इसके पिताजी से तुमने बात की या नहीं की? नहीं की तो कर लो और विवाह करके लेके चलो, नहीं तो बारात लेके आओ, धूमधाम से विवाह करो। इतने में लड़की पद्मावती के पिता आ जाते हैं और कहते कि मुझे माफ करना, ये विवाह नहीं हो सकता। अचानक पद्मावती भी अपने पिताजी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है। बोलती कि पिताजी, आप क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने 1-2 दिन पहले हाँ की कि बेटा, पता नहीं किसने राजा से कह दिया है कि वैद्यराज जी की लड़की
अत्यंत रूपवान है, सौंदर्यवान है, और राजा ने मुझे बुलाकर बोल दिया कि मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करूंगा। दीवान के लड़के ने कहा, तो आपने क्या किया? मैं क्या करता? अरे आपको बोल देना चाहिए था, मैं इसका हाथ किसी और को दे चुका हूं। यहां पर नहीं चलता है। यहाँ पे राजा ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ का रूल है, यहाँ के नियम ही अलग अलग है। एक बेचारी कन्या, वो दुष्चरित्र कलंकित है ऐसा जानकर किसी ने बोल दिया तो बस उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसको नगर के बाहर निकाल दिया। क्योंकि यहाँ का रूल है, किसी के चरित्र के ऊपर किसी को शंका हो जाए तो भी उसको नगर के बाहर की सीमा दिखा देते हैं, वापस अपनी नगरी में नहीं आने देते। राजा की बात मैं नहीं टाल सकता। दोनों मित्र चिंताग्रस्त होकर वापस बुढ़िया के वहां आ गए। वज्र मुकुट कहने लगे कि अब क्या करेंगे? मैं तो बिना विवाह किए नहीं जा सकता, ना ही जाऊंगा। दीवान के लड़के ने कहा, धैर्य रखो, सब कुछ होगा, हमें सोचने तो दो, और तुम इस समय कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ मुझे सोचने दो, मैं क्या कर सकता हूं। और एक निर्णय पे पहुंचा, सारी वस्तु स्थिति समझा दी, अभी से तुम नगर के बाहर चले जाओ। और रात होते ही इसने पद्मावती के आभूषण चुराए। पद्मावती को भी ये बात पता थी, नाटक चल रहा था सब कुछ, और आभूषणों को चुरा कर इसने एक साधु का वेश बनाया, अलख निरंजन, और सारे आभूषण एक कपड़े के अंदर बांधकर बाजार के अंदर आए। इस बीच पद्मावती के पिता ने जाकर राजा से शिकायत कर दी कि पद्मावती रात को सो रही थी और पता नहीं कौन चोर आया और पद्मावती के सारे आभूषण निकाल कर चुरा कर वो भाग गया। राजा ने अपने रात्रि में पहरा देने वाले सैनिकों को बुलाया और बुरी तरह से डांटा। नगर के अंदर आए दिन चोरियां हो रही है और तुम क्या करते हो? तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय दिया जाता है। 2 दिन के अंदर अंदर पद्मावती के आभूषण जिसने भी चुराया है उसे तुमने हाजिर नहीं किया तो तुम सबको फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। इस बीच ये जो योगी था अपनी पोटली में वे सारे आभूषण लेकर जानबूझकर एक सिपाही के पास पहुंचा और बोलने लगा कि भाई, हम तो रमते योगी है, इस नगर में कहाँ क्या बिकता है, कहाँ क्या खरीदा जाता है हमें पता नहीं है। ये आभूषण हमें बेचने हैं, इसका खरीदार कौन है? सुनार की कोई दुकान हो तो बता दो। बस उस रात के प्रहरी को यही तो चाहिए था। उसने योगी को पकड़ा और राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा ने तुरंत पद्मावती के पिता को बुलाया और कहा कि आभूषण यही है क्या, देख लो। पद्मावती के पिता ने देखा और कहा कि हाँ महाराज, आभूषण तो पद्मावती की ही है। उन्होंने योगी से पूछा, योगी तुम ये आभूषण कहाँ से लाए? योगी ने कहा, मैं तो आपके नगर के बाहर जो शमशान घाट है वहां पे साधना कर रहा था। अचानक एक सुंदर सी महिला आई और मुझसे प्रणय याचना करने लगी। पर भला मैं योगी, मैं उसकी ये इच्छा कहां से पूरी करता? हमने तो संसार, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, मोह माया से हम उपरत हो चुके हैं। वो मान ही नहीं रही थी। आखिर मैंने उसकी पिटाई की और उसके सारे आभूषण छीन लिया और उसको भगा दिया। तेरी शोभा आभूषणों से ज्यादा दिख रही है ना, तू बता रही कि मैं रईस घर की हूं, ऐसा है वैसा है। उसके आभूषण ही मैंने छीन लिए। पर भला हम योगी इन आभूषणों का भी क्या करेंगे? और ऐसी दुष्चरित्रा स्त्री के आभूषण रख के मैं क्या करूंगा? इसलिए मैंने सोचा इस नगर के आभूषण इधर ही बेच देता हूं। इसलिए मैं इसको ही पूछ रहा था, सुनार की कोई दुकान हो तो बता भाई, इसे बेचना है। तो ये तो आपके पास लेके आ गया। महाराज ने कहा कि अच्छा, तो तुम साधना में निरत थे और कोई मोहिनी आकर तुमसे प्रणय की याचना करने लगी? हाँ महाराज,
ऐसा ही हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो बताओ, उस स्त्री के कुछ लक्षण या वो कैसी दिखती है, उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या तुम्हें? हाँ, जब मैं उसके आभूषण वगैरह उसके खींच रहा था तो उसके हाथ के ऊपर गुलाब का फूल गूंदा हुआ था, ये मैंने देखा। पद्मावती को बुलाया गया और उसके हाथ के ऊपर वही फूल देखकर राजा ने कहा, तुम दुष्चरित्र हो, तुम कुलक्षणा हो, तुम चरित्रहीन हो। अरे मैं तुमसे विवाह करने की कामना लिए बैठा था, धिक्कार है तुम पर। इस नगर के नियमानुसार आदेश देता हूं, पद्मावती को अभी के अभी नगर सीमा से बाहर निकाल दिया जाए, दोबारा इस नगर में नहीं आनी चाहिए। और योगी की बात सही थी तो योगी को छोड़ दिया जाए। योगी को छोड़ दिया। अब जैसे ही नगर सीमा के बाहर इस स्त्री को अर्थात पद्मावती को पकड़कर राज सैनिक लेके आए तो पिताजी कहने लगे कि बेटा, ये भी नाटक कर रही थी कि पिताजी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। राजा को भी बोला कि ये झूठ बोल रहा है, ये सन्यासी बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मनगढ़ंत कहानी है, मैं नहीं थी, ये तो मेरे कक्ष में से कोई चुरा के लेके गया था। पर राजा सुनने को तैयार नहीं था, जानने को भी तैयार नहीं था और मानने को भी तैयार नहीं था। खैर, पिताजी ने भी उसको नगर सीमा तक आए साथ में और विदा किया। सबके मन के अनुसार हो गया था, सिर्फ राजा के मनानुसार नहीं हुआ था, क्योंकि पद्मावती नहीं चाहती थी कि इस राजा के चुंगल में मैं फंसूं, क्योंकि वो दिलो जान से वज्र मुकुट से प्यार करने लगी थी। इधर योगी बना, ये अपना वेश बदलकर फिर से नगर के बाहर अपने मित्र के पास पहुंच गया। जैसे ही पद्मावती नजदीक आई, नगर सीमा लांघकर दीवान के लड़के ने कहा कि मित्र वज्र मुकुट, चलो, जैसा हमने चाहा था वैसा हो गया। अब पद्मावती को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अपने घोड़े पर वज्र मुकुट ने पद्मावती को बिठाया और निकल पड़े। दोस्तों, अब वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि विक्रम बताओ, इनमें सबसे बड़ा दोषी कौन, सबसे बड़ा अपराधी कौन, सबसे बड़ा पाप किसने किया? तनिक सोचकर सम्राट विक्रमादित्य ने कहा कि सबसे बड़ा दोषी यदि कोई है तो वो है राजा। क्यों? दोषी तो ये भी है, इसका मित्र दीवान। इसने सारा खेल खेला, इसने सारा पाप किया। राजा तो उसको अपनी रानी बनाना चाहता था। रही बात वज्र मुकुट की, तो वज्र मुकुट भी यदि देखा जाए तो दोषी है। डायरेक्ट उसके पिता से हाथ मांग सकता था, वो गवाक्ष में से जाकर उससे प्रणय व्यवहार करने लगा। उसने बाद में अपने पिता को बताया। तो यहां तो मुझे तो लगता है दोषी बहुत सारे लोग हैं। विक्रमादित्य ने कहा, वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ है, पर सबसे बड़ा पापी दोषी यदि कोई है तो वो राजा ही है। क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है न्याय करना, और राजा ने बिना सोचे समझे पद्मावती के ऊपर शक कर लिया योगी के कहने से। अरे, दूध का दूध और पानी का पानी करना एक क्षीर नीर की तरह राजा का कर्तव्य होता है, पर राजा ने ऐसा नहीं किया। फलस्वरूप राजा तो न्यायप्रिय होता है और राजा ने न्याय करने के बजाय अन्याय किया। पद्मावती की बात भी नहीं सुनी, उसका पक्ष जानने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजा सबसे बड़ा पापी है और कोई नहीं है। वाह विक्रम वाह, तूने सचमुच में कमाल कर दिया। सचमुच में देखा जाए तो राजा की गलती सबसे बड़ी गलती है।
राजा सबसे बड़ा दोषी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।